तो देखो जैसे कि हमने अभी अपने कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कंपोनेंट सारे आपको अच्छे से क्लियर हैं। रजिस्टर के बारे में पता है, रजिस्टर क्या काम करता है, कैपेसिटर क्या करता है, मॉसफेट क्या करता है, कैसे स्विच करता है। मॉसफेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पी चैनल, एन चैनल, ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी, सारी चीज़ें अच्छे से पता है, चेक कर लोगे। तो देखो क्या है, जैसे कि हमारा कंपोनेंट हो जाता है, कंपोनेंट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल आपका चल ही रहा है पार्ट्स को निकालने लगाने का। अब हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप की रिपेयरिंग, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग डेस्कटॉप से होती है, बेसिक डेस्कटॉप है। जब बेसिक क्लियर होगा आपका तब आप लैपटॉप पे अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप के बोर्ड को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कंपोनेंट पार्ट्स को निकालना लगाना आना चाहिए। इसके बाद हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो है डेस्कटॉप मदरबोर्ड ऑल सेक्शन, यानी कि इस मदरबोर्ड को हम कितने सेक्शन में रिपेयर करेंगे, कितने भागों में ये बटा हुआ है। तो आज हम जो जानेंगे वो इसके सेक्शन के बारे में जानेंगे, और कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, और वहाँ से किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, आगे कभी बोर्ड ख़राब होता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड में प्रॉब्लम कौन से सेक्शन से आ रही है पर्टिकुलर। ऐसे आप पूरे मदरबोर्ड में भटकोगे, वैसे आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ से आ गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मदरबोर्ड ऑल सेक्शन। मदरबोर्ड ऑल सेक्शन। और मदरबोर्ड कौन सा होगा? डेस्कटॉप का। जब आप डेस्कटॉप को रिपेयर करने लगोगे उसके बाद हम लैपटॉप पर काम करेंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को टोटली 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है, यानी कि 7 भागों में बांटा गया हुआ है। ये कौन कौन से सेक्शन होते हैं? सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है, सबसे फर्स्ट सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं वीआरएम सेक्शन। कौन सा सेक्शन? वीआरएम सेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए ये सेक्शन होता कहाँ पे है और इसका काम क्या होता है। तो अब मैं आपको वीआरएम सेक्शन के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, और ये सेक्शन किस तरह से काम करता है। ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, ये सारे डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है उसमें जो वीआरएम सेक्शन होता है वो ये होता है, ये सीपीयू सॉकेट के नियर बाई जो सेक्शन होता है ये पूरा वीआरएम सेक्शन होता है। वीआरएम सेक्शन की जो फुल फॉर्म होती है वीआरएम की, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये वीआरएम सेक्शन होता है। वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है, वो काम क्या करता है? वो काम ये करता है कि वो सीपीयू को चलने के लिए पावर सप्लाई देता है। जो आपका प्रोसेसर है वो चलेगा कैसे, उसके लिए वीआरएम सेक्शन बनाया गया हुआ है, और वीआरएम सेक्शन ही इसको पावर सप्लाई देगा, ठीक है। तो वीआरएम सेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से काम करता है? ये होता है आपका ATX 12 वोल्ट कनेक्टर। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है, ठीक है। और ये ATX 12 वोल्ट कनेक्टर 4 पिन का होता है, जिसमें 2 पिन ग्राउंड की होती हैं और 2 पिन 12 वोल्ट की होती हैं। ये 12 वोल्ट सप्लाई जाती है कॉइल से कैपेसिटर से जो मॉसफेट लगे हुए हैं रेगुलेटिंग, ये क्या करते हैं? 12 वोल्ट को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट इन द सेंस ये 12 वोल्ट इन करते हैं और आउट करते हैं 1.2 से 1.9 सप्लाई, और यही सप्लाई आउटपुट कॉइल और कैपेसिटर लग के कहाँ चली जाती है? सीपीयू। अगर ये सप्लाई सीपीयू को जाएगी तो सीपीयू प्रॉपर काम करेगा, हीट होएगा, ठीक है। अगर सीपीयू पे सप्लाई नहीं जाएगी तो आपका वीआरएम सेक्शन यानी कि सीपीयू हीट नहीं होगा। सीपीयू हीट नहीं होगा यानी कि सीपीयू वर्क नहीं करेगा, तो आपके सिस्टम में, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका सिस्टम ऑन तो होगा लेकिन उसमें डिस्प्ले नहीं आएगी। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपके पास आएंगे कि सर सिस्टम ऑन तो हो रहा है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो सबसे पहले उसमें एक बार हम पहले कार्ड लेवल से चेक करेंगे, सारी चीज़ें साफ वाफ करके चेंज करके, फिर हम चिप लेवल में जब आते हैं तो हम लगाते हैं डायग्नोस्टिक कार्ड। और डायग्नोस्टिक कार्ड अगर आपका वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो डायग्नोस्टिक कार्ड आपका 0 की कोडिंग शो करेगा, 4 टाइम 0 शो करेगा। और फ़ैन हटा दोगे और आप सीपीयू पे हल्के से हाथ रख के देखोगे, एकदम से ऐसे लगाना नहीं है क्योंकि समटाइम बहुत ज़्यादा हीट भी होता है, तो कहीं आप गलती से हाथ आपका जल जाए। तो हल्के से हाथ लगा के देखना है सीपीयू हीट हो रहा है या नहीं। सीपीयू पूरा ठंडा पड़ा हुआ है तो यानी कि दिक्कत आपके वीआरएम सेक्शन में। आपने दूसरा प्रोसेसर लगा दिया फिर भी प्रॉब्लम सेम है। अब दिक्कत क्या हो सकती है?
एक चीज़ और भी है, इस सेक्शन में एक आईसी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं वीआरएम आईसी। वीआरएम आईसी क्या करती है, जो वीआरएम सेक्शन में जो मॉसफेट लगे होते हैं इसमें मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 मॉसफेट आपको मिलेंगे। ये जो मॉसफेट लगे होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी इनके गेट को स्विच कराती है, इनेबल और डिसेबल करती है। तो अगर ये आईसी भी ख़राब हो गई तो मॉसफेट के गेट इनेबल नहीं होंगे और मॉसफेट सप्लाई आउट नहीं करेगा। तो इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, सारे सेक्शन के बारे में आज बताऊँगा मैं आपको डिटेल में। तो वीआरएम सेक्शन किस तरह से होता है, काम करता है, इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये होता है आपका ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर, ये 12 वोल्ट है और ये आपका ग्राउंड हो गया। और 12 वोल्ट जो होता है ये आप देख रहे हो कट दे रखा है ना यहाँ पे, कट के पीछे की 2 पिन 12 वोल्ट की होती है और उसके पीछे की 2 पिन ग्राउंड होती है। तो 12 वोल्ट जो सप्लाई है ये सबसे पहले चलती है आपकी एक कॉइल पे आती है, इसके नियर बाई आपको कॉइल मिलेगा और कॉइल से फिर ये सप्लाई आ जाता है आपके कैपेसिटर पे और कैपेसिटर से आ जाती है नॉन पोलराइज कैपेसिटर पे। अब ये क्या होता है, यहीं पे एक आपका मॉसफेट लगा होगा जिसको आप बोलोगे प्राइमरी मॉसफेट। कौन सा मॉसफेट बोलोगे, प्राइमरी मॉसफेट, जिसके ड्रेन पर 12 वोल्ट जाएगी वो आपका प्राइमरी मॉसफेट होगा। अब प्राइमरी मॉसफेट के नीचे एक मॉसफेट और लगा होगा जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मॉसफेट। सेकेंडरी मॉसफेट प्राइमरी के सोर्स से कनेक्ट होगा। ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड हो जाता है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, यहाँ तो भाई 12 वोल्ट, इस मॉसफेट ने 12 वोल्ट को रेगुलेट किया, 1.2 से 1.9 में कन्वर्ट किया और इन्हीं दोनों के बीच से एक आउटपुट कॉइल कनेक्ट होएगी और कॉइल से कैपेसिटर लगेगा और ये सप्लाई चली जाएगी कहाँ पे, CPU में, और इसकी गेट जो है वो आईसी कंट्रोल करेगी, वीआरएम आईसी। ठीक है। अगर अब यहाँ पे आप समझ जाओगे, सबसे पहले अगर आपका वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप देखोगे CPU हीट नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करनी है कि जो प्राइमरी मॉसफेट है उस पर 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके इनके ट्रैक में प्रॉब्लम है, इनके ट्रैक में प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी कॉइल बहुत कम कंडीशन में ख़राब नहीं होती है, हो सकता है ट्रैक आपका कट गया हो, जल गया हो। तो आपको देखना है यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो 12 वोल्ट आपको लानी है। 12 वोल्ट आ रही है तो फिर हम इसकी आउटपुट सप्लाई देखते हैं, 1.2 से 1.9 सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। ये वाली सप्लाई नहीं आ रही है तो आप मॉसफेट के गेट पर सप्लाई चेक करोगे, क्योंकि गेट जब इनेबल होगा तभी मॉसफेट आउट करेगा। तो गेट पर अगर सप्लाई नहीं आ रही तो जितने भी मॉसफेट लगे सबके गेट पे आप सप्लाई चेक कर लो। अगर किसी भी मॉसफेट के गेट पे सप्लाई नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपकी वीआरएम आईसी ख़राब है। अगर आपके गेट पर सप्लाई आ रही है फिर भी मॉसफेट आउट नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, मॉसफेट ख़राब हो सकता है। वेरी गुड। मॉसफेट के गेट पर सप्लाई आ रही है फिर भी मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं हो रहा है तो मॉसफेट आपका ख़राब है। इस कंडीशन में मॉसफेट को हम चेंज करेंगे, ठीक है, और CPU को सप्लाई चली जाएगी और CPU प्रॉपर काम करता रहेगा। ये मैंने आपको एक सेक्शन का डेमो दिया हुआ, बताया हुआ। अभी यहाँ इसमें 16 मॉसफेट लगे होते हैं, इसके सेक्शन को किस तरह से हम ट्रेस करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा वीआरएम सेक्शन, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। समझ में आया किस तरह से काम करता है। मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 मॉसफेट होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आता है उसको हम बोलते हैं रैम सेक्शन। कौन सा सेक्शन, रैम सेक्शन कहाँ पे होता है, रैम सेक्शन जो होगा वो आपके रैम स्लॉट के नियर बाई होगा। जैसे कि हमारा ये रैम का स्लॉट है, इसके पास आपको मॉसफेट मिलेंगे, इसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 मॉसफेट लगे होते हैं, 4 से 5 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको मॉसफेट नहीं मिलेंगे। 5 मॉसफेट वाला जो सर्किट होगा वो गीगाबाइट के मदरबोर्ड में होगा। गीगाबाइट का 41 का मदरबोर्ड आता है, 31 का मदरबोर्ड आता है, उसमें मिलेंगे। बाकी नॉर्मल मदरबोर्ड में आपको 3 या 2 मॉसफेट मिलेंगे। तो ये आपका रैम के मॉसफेट लगे हुए हैं। अब रैम सेक्शन से क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, रैम स्लॉट के पास जो मॉसफेट लगे होंगे वो रैम सेक्शन के मॉसफेट होंगे। रैम सेक्शन का काम क्या होता है, ये रैम को ऑपरेट होने के लिए सप्लाई देता है। इसकी इनपुट सप्लाई ATX पावर कनेक्टर से आती है। ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 या 4 से आती है। पिन नंबर 1 और 4 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं,
ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन खींची हुई है। इसके पीछे की जो पिन है वो 1 नंबर है, फिर 2 3 4, 4 ही हो गए। 1 से आएगी या 4 से आएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि 1 का सर्किट है या 4 का है? जिस मदरबोर्ड में रैम का सर्किट, रैम के सेक्शन में एक मॉसफेट लगा होगा उसमें सप्लाई 1 नंबर से जाएगी, और जिसमें 2 3 4 लगे हुए हैं उसमें 4 नंबर से जाएगी। अब 1 नंबर पे आपकी 3.3 आती है, आपको भी पता है, और 4 नंबर पे 5 वोल्ट आती है। तो यहाँ से 5 वोल्ट जाएगी मॉसफेट के ड्रेन पर, ये आउट करेगा। आउट कितनी करेगा? रैम के हिसाब से आउट करेगा। जैसे कि आपकी रैम लगी है DDR1 तो 2.5 जाएगी, DDR2 लगी है तो 1.8 जाएगी, 3 है 1.5 जाएगी, 4। इस तरह से रैम के हिसाब से ये सप्लाई आउट करता है, और ये सप्लाई रैम में चली जाएगी, रैम आपकी ऑपरेट होने लगेगी। अगर रैम को ऑपरेट होने की सप्लाई नहीं मिलेगी तो रैम आपकी काम नहीं करेगी, सिस्टम स्टार्ट होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी, दिक्कत आएगी। C1 C0 इस तरह से एरर आएगा, C1 करके एरर आएगा, तो E1 भी आ सकता है, इस तरह से एरर आएगा। तो आप समझ जाओ रैम सेक्शन की प्रॉब्लम है। 0 आ रहा था तो CPU सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और E और C से रिलेटेड आ रहा है तो रैम सेक्शन से प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इस तरह से हम रैम सेक्शन को देखते हैं। ये हमारा रैम सेक्शन है, हम इसकी भी ट्रेसिंग अभी करेंगे 1 बाय 1 सारी। अभी हम मोटा मोटा समझ रहे हैं सेक्शन कहाँ पर हैं और कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है हमारा क्लॉक जनरेटर सेक्शन। क्लॉक जनरेटर सेक्शन। क्लॉक जनरेटर क्या होता है? क्लॉक जनरेटर क्लॉक की पल्स जनरेट करता है। हमारे मदरबोर्ड में एक क्लॉक की पल्स जनरेट होती है जो ये डिसाइड करती है कि बोर्ड में कौन सी चीज़ कब इनेबल होगी, कब डिसेबल होगी, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में कौन सी चीज़ कब चलेगी और कब नहीं चलेगी, ठीक है। तो क्लॉक सेक्शन जो होता है वो क्लॉक आईसी के पास होता है। मैंने आपको आईसी का आइडेंटिफिकेशन बता रखी है। क्लॉक आईसी IDT ICS कंपनी की आती है, और इसके पास आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, और उस क्रिस्टल की वैल्यू 14.318 मेगाहर्ट्ज की होती है। और क्लॉक सेक्शन जो है वो 3.3 वोल्ट सप्लाई इन करता है और क्लॉक पल्स आउट करता है, और ये क्लॉक पल्स आपके पूरे मदरबोर्ड में जाती है, चाहे वो आपका VRM सेक्शन हो, रैम सेक्शन हो, USB हो, कोई सा भी हो, पूरे मदरबोर्ड में पावर मतलब क्लॉक सिग्नल जाएंगे। अगर ये क्लॉक सिग्नल नहीं बनेंगे, अगर क्लॉक का सिग्नल नहीं बनेगा बोर्ड में, तो मदरबोर्ड में डायग्नोस्टिक कार्ड 00 शो करेगा। अब आप बोलोगे डायग्नोस्टिक कार्ड तो यहाँ पे भी 00 शो कर रहा था, क्लॉक में भी 00 शो करेगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डायग्नोस्टिक कार्ड में एक क्लॉक की LED लगी होती है। क्लॉक की जो LED लगी होती है, कार्ड पे कोडिंग तो 00 होगी, लेकिन जो ये LED होगी ना, ये ग्लो नहीं करेगी। अगर 00 आ रहा है और LED ग्लो नहीं कर रही तो सेक्शन की प्रॉब्लम है, क्लॉक सेक्शन की। अगर LED ग्लो कर रही है और 00 आ रहा है तो VRM सेक्शन की प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना दिक्कत यहाँ पर है, आप काम यहाँ पे कर रहे हो तो बोर्ड आपको कभी नहीं सही होगा। क्लियर है? तो थर्ड सेक्शन हमारा होता है क्लॉक सेक्शन। IC IDT और ICS कंपनी की आती है, ठीक है। 48 से 72 पिन की IC होती है, और ये IC मोस्टली यहीं पे ही लगी होती है। जितने भी मदरबोर्ड उठाओगे ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे लगी हुई है, इस बोर्ड में भी लगी हुई है, इसमें देखो यहाँ पे लगी हुई, मतलब ये एरिया पर्टिकुलर क्लॉक IC का ही है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा सेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन का काम क्या होता है? चिपसेट सेक्शन जो होता है ये आपके GMCH और ICH IC को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई देता है। यानी कि आपके GMCH है और ये ICH, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। अब ये IC लगी हुई है तो इन्हें भी ऑपरेट होना है, चलना है, तो इन्हें ऑपरेट होने के लिए जो सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी? चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन में भी आपको 2 मॉसफेट, 2 कॉइल, कैपेसिटर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 मॉसफेट हैं, 2 कॉइल हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो आपका चिपसेट सेक्शन है। इसकी भी इनपुट सप्लाई ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 4 से होती है, 5 वोल्ट इन करेगा, और आउटपुट इसको देगा 1.25 से 2.5। 5 वोल्ट इन करेगा और आउटपुट 1.25 से 2.5। ये सप्लाई इसमें जाएगी तभी ये IC एक्टिव होगी, काम करेगी, ठीक है। इस IC के ऊपर आपको 3 सप्लाई मिलेंगी। 3 सप्लाई कौन कौन सी मिलेंगी? इसमें सबसे पहली जो सप्लाई मिलेगी वो आपको VRM के मिलेगी। VRM के भी जो सप्लाई है वो यहाँ पे मिलेगी। रैम की भी सप्लाई यहाँ पे आती है और इसकी खुद की सप्लाई यहाँ पे भी आती है।
तो 3 सप्लाई आपको इसके ऊपर जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होंगे वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सेक्शन है चिपसेट सेक्शन। ठीक है, सारे सेक्शन जैसे VRM सेक्शन है, सारे सेक्शन इसी तरह से रेगुलेटिंग का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है आपका है बायोस सेक्शन, रोम बायोस। अब रोम बायोस सेक्शन का काम क्या होता है? यह सेक्शन बायोस आईसी को वर्क करने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, पावर सप्लाई देता है। अब ये सेक्शन जहाँ पे आपकी बायोस आईसी लगी होगी वहीं पे ये सेक्शन होगा। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं बायोस लगी कहाँ पर है। इसकी बायोस ये लग रही है 8 पिन की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस बोर्ड में देख लो, ये लग रही है। मोस्टली 8 पिन की बायोस लगी होती है। ठीक है, इस बोर्ड में ये लग रही है। तो इसी के नियर बाई सेक्शन होते हैं और इसमें कोई भी आपको मॉसफेट नहीं मिलेंगे। इसकी सप्लाई ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 यानी कि बायोस जो हमारी ऑपरेट होती है वो 3.3 वोल्ट पे होती है और ये 3.3 वोल्ट ATX पावर कनेक्टर से जाता है। कुछ कंपोनेंट लग के, रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह लग के ये सप्लाई बायोस आईसी पर चली जाएगी, जिससे आपकी बायोस वर्क करेगी। अगर ये सप्लाई नहीं जाएगी तो डायग्नोस्टिक कार्ड आपको FFF दिखा देगा, यानी कि आपके बायोस सेक्शन में प्रॉब्लम है। ये आपकी बायोस करप्ट हो गई होगी तब भी यही कोडिंग आएगी, सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आएगी। ठीक है, बायोस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, ये हमारा कौन सा था? 5वां। इसके बाद छठा जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है RTC सेक्शन, रियल टाइम क्लॉक। ये सेक्शन कहाँ होता है? ICH आपने देख रखी है। ICH के पास एक क्रिस्टल लगा होता है जिसकी वैल्यू होती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। ठीक है, तो ये हमारा RTC क्रिस्टल होता है। यह रीसेट के सिग्नल बनाता है। अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है तो मदरबोर्ड आपका डेड कंडीशन में चला जाता है। अब आपके पास कोई मदरबोर्ड डेड कंडीशन में आया हुआ है ना, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, मैंने आपको बताया भी है कार्ड लेवल में फॉल्ट फाइंडिंग में, आपने क्रिस्टल की दोनों पिनों को शॉर्ट करना है आपस में। अगर क्रिस्टल की दोनों पिनों को शॉर्ट करने पर बोर्ड ऑन हो जाता है, क्रिस्टल की दोनों पिनों को शॉर्ट करने पर बोर्ड ऑन हो जाता है, तो आपका जो क्रिस्टल है उसकी वैल्यू कम हो गई और वो बोर्ड को ऑन नहीं करा पा रहा है, यानी कि आपका क्रिस्टल ख़राब है। अगर शॉर्ट करने पे सेम प्रॉब्लम है तो कहीं और से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो RTC सेक्शन है। इसके ट्रैक में आपको 2 NPC और एक रजिस्टर मिलता है और जिसके थ्रू ये फिर रीसेट सिग्नल ICH में जनरेट होते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा जो 7वां सेक्शन है उसको हम बोलते हैं ACPI सेक्शन, एडवांस कंट्रोलर पैनल। ये आपका फ्रंट पैनल जो होता है ऑन ऑफ का, ये आपका फ्रंट पैनल है। इसमें 2 पिन होती है ऑन ऑफ की, एक पिन तो ग्राउंड होती है और एक पिन हमारी ऑन ऑफ की होती है, जिससे हमारा सिस्टम ऑन और ऑफ होता है, चालू और बंद होता है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो आप पावर बटन दबाते रहोगे, आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो हमारी ये ऑन ऑफ की पिन है, एक तो ग्राउंड होती है, उस पर आप सप्लाई चेक करोगे आपको 0 मिलेगी, और एक जो आपकी ऑन ऑफ की होती है वहाँ पे आपको 4.5 से 5 वोल्ट मिलती है। किसी किसी बोर्ड में 3.3 वोल्ट भी आती है। आपको यहाँ पे ऑन ऑफ की सप्लाई चेक करनी। अगर यहाँ पे ऑन ऑफ की सप्लाई नहीं आ रही है तो इसके ट्रैक को चेक कर दो। इस पर जो ऑन ऑफ की सप्लाई आती है वो IO कंट्रोलर से आती है, और IO कंट्रोलर को कहाँ से मिलती है? ATX पावर कनेक्टर से। ऑन ऑफ की सप्लाई होती कौन सी है? SMPS में जो ग्रीन कलर की वायर होती है PS ऑन, वो यहाँ आती है, वही PS ऑन यहाँ पे आती है और वही PS ऑन यहाँ पे आएगी। आप पूरे बोर्ड में कनेक्शन कर दोगे, पूरे बोर्ड में आपको कोई सी सप्लाई नहीं मिलेगी, केवल आपको ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई मिलेगी। ऑन ऑफ स्विच पे PS ऑन मिलेगी, IO पे PS ऑन मिलेगी और SMPS ATX कनेक्टर पे PS ऑन मिलेगी। अगर नहीं आ रही तो बोर्ड आपका यहाँ से ऑन नहीं होगा। फिर हमें क्या करना होता है? IO की डिटेल निकालनी होती है, और IO की डिटेल में हमें पता चल जाता है इतने नंबर पिन पर PS ऑन आ रही है, तो हम वहाँ पे चेक करते हैं। वहाँ पे अगर 5 वोल्ट दिखा रहा है, उस 5 वोल्ट को हम ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं, बोर्ड ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पे जो PS ऑन है उसका ट्रैक हमें नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढ लो किस पिन पे PS ऑन आ रही है, उसके नियर बाई कॉम्पोनेंट से एक जंपर उठाओ और ऑन ऑफ के पिन पे जोड़ दो, आपका बोर्ड ऑन ऑफ पिन से फिर से ऑन होने लगेगा। तो इस तरह से टोटल 7 सेक्शन होते हैं। इनके बारे में अभी हम ट्रेसिंग करेंगे, सर्किट पढ़ेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको केवल आइडेंटिफाई कराया हुआ है। तो ये सारे सेक्शन हम क्लियर करेंगे। इसके बाद क्या होगा? फिर हम पोर्ट्स पढ़ेंगे।
जैसे कि PS2 नहीं चल रहा, कॉम पोर्ट नहीं चल रहा है, LPT नहीं चल रहा है, VGA है, USB है, LAN है, साउंड है, पोर्ट। यानी कि इस बोर्ड को हमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, सेक्शन वाइज और पोर्ट वाइज, ठीक है। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए हम हॉट टेस्टिंग करेंगे और हॉट टेस्टिंग में बोर्ड को चेक करेंगे। तो पहला काम आपका ये है, अभी आपने जो भी जितने भी सेक्शन हैं इनको बोर्ड में अच्छे से देखना, और कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूजर हैं वो आपको देखना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? चलो लग जाओ। ओके।